आज हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सिर्फ एक राजनीतिक तख्तापलट नहीं है। ढाका में सियासी उथल पुथल, पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकी और चीन का बढ़ता हुआ दखल, तो क्या यह भारत के लिए खतरे की घंटी है? और क्या होगा अगर मैं कहूं कि जिस बांग्लादेश का स्टैंड आज बदल रहा है, उस देश का वजूद ही भारत के एक सीक्रेट मिशन का नतीजा था। 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े करना केवल हमारी फौज का काम नहीं था, यह दिमाग था एक ऐसे आदमी का जो परछाइयों में रहता था। अक्सर जासूसी किस्से रहे हों या उपन्यास, हम भारतीयों के बीच एक चर्चित किरदार बड़ा कॉमन रहा है, जिसका नाम है कर्नल विनोद। दरअसल कर्नल विनोद जासूसी कहानियों में साहसिक कारनामे दिखाने का एक पर्यायवाची बन चुका है। हम सब ने बचपन में पढ़ा है कि कैसे एक जासूस अकेले दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है, लेकिन हकीकत में भारत में एक ऐसा जासूस हुआ है जिसने कर्नल विनोद की कहानियों से भी बड़े इतिहास रचे हैं, जिसने देश की एकता और अखंडता के लिए ऐसे मील के पत्थर स्थापित किए हैं जो आज भी हमारी सुरक्षा की नींव है। मगर ये कोई काल्पनिक किरदार नहीं थे। देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम दर्ज है, रामेश्वर नाथ काव। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के संस्थापक और हमारे जेंटलमैन स्पाई मास्टर। अगर आज हमें बांग्लादेश के बदलते हुए तेवरों को समझना है तो हमें उस इंसान को समझना होगा जिसने 50 साल पहले इस पूरे खेल को रचा था। नमस्कार, मैं परवेश बामल और आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून। आज की कहानी भारत के पहले स्पाई चीफ रामेश्वर नाथ काव और उनके काव बॉयज की। किसी भी देश की ताकत केवल उसकी फौज या अर्थव्यवस्था से तय नहीं होती, बल्कि उन लोगों से तय होती है जो खामोशी से भविष्य का नक्शा बदलते हैं। रामेश्वर नाथ काव भी ऐसे ही एक आर्किटेक्ट थे। काव का जन्म 10 मई 1918 को बनारस में हुआ। पिता डिप्टी कलेक्टर थे, लेकिन काव सिर्फ 5 साल के थे जब सिर से पिता का साया उठ गया। शायद बचपन की उस खामोशी ने ही उन्हें इतना गहरा बना दिया था। अंग्रेजों के जमाने में पुलिस सर्विसेज ज्वाइन की, लेकिन दिल में हिंदुस्तान धड़कता था। आजादी के बाद वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में आए और यहीं 1955 में उन्हें अपना पहला बड़ा असाइनमेंट मिला, द कश्मीर प्रिंसेस मिस्ट्री। यह विमान चीन के प्रधानमंत्री जाओ एनलाय को लेकर इंडोनेशिया जाना था, लेकिन दक्षिण चीन सागर में गिर गया। हादसा जटिल था। अमेरिकी विमान, भारत का स्वामित्व, हांगकांग से उड़ान और क्रैश इंडोनेशिया में। जांच के लिए भेजे गए काव ने पता लगाया कि यह दुर्घटना नहीं थी, बल्कि ताइवान सरकार की एक साजिश थी। उनकी जांच ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। जाओ एनलाय इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने काव को अपनी पर्सनल सील भेंट की, एक ऐसा सम्मान जो शायद ही किसी विदेशी को मिला हो। लेकिन व्यक्तिगत काबिलियत काफी नहीं थी। 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान से हुए युद्ध ने यह साबित कर दिया था कि भारत के इंटेलिजेंस में कहीं कमी है। हमें एक समर्पित विदेशी खुफिया एजेंसी की जरूरत थी। और तब 1968 में इंदिरा गांधी ने एक फैसला लिया। उन्होंने आर.एन. काव को बुलाया और एक नई संस्था की नींव रखी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। काव ने सिर्फ एक ऑफिस नहीं खोला, उन्होंने कल्ट बनाया। उन्होंने ऐसे अफसरों को चुना जो निडर थे, तेज थे और वफादार थे। दुनिया ने इन्हें नाम दिया द काव बॉयज। और अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो आज की जियोपॉलिटिक्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। 1971। काव ने इंदिरा गांधी को पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान का टूटना तय है। रॉ ने केवल सूचनाएं नहीं जुटाई, अपितु उनके इंटेलिजेंस नेटवर्क या यूं कहिए काव बॉयज ने भारतीय सरकार और सेना के साथ मिलकर 1971 के युद्ध की दिशा और परिणाम दोनों निर्धारित किए। ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान के जनरल याहा खान अपने बेडरूम में क्या बात कर रहे हैं, इसकी ट्रांसक्रिप्ट अगले दिन दिल्ली में काव की मेज पर होती थी। बांग्लादेश का बनना सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, यह रॉ का मास्टर क्लास था। इतिहास ने काव को नाम दिया आर्किटेक्ट ऑफ बांग्लादेश। लेकिन विडंबना देखिए, जिस देश को भारत की खुफिया एजेंसी ने अपने खून पसीने से बनाया, आज वही देश भारत को आंखें दिखा रहा है। और काव का जादू सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं था। 1975 में सिक्किम, जो एक अलग देश था, उसे भारत में मिलाना यह काव का सबसे बड़ा साइलेंट ऑपरेशन था। 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी के साथ काव ने एनएसजी बनाई, सुरक्षा को मजबूत किया। काव ने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, कभी अपनी वाहवाही नहीं चाही। लेकिन जब एक बार ढाका में उन्हें एक पत्रकार ने पहचानने के बाद श्रेय देने का प्रयास किया, तो वो बस मुस्कुराकर वहां से चले गए। उनका मंत्र था, नसीहत मत दो, खुद नमूना बनो। 2002 में उनका निधन हुआ। रामेश्वर नाथ काव चले गए,
लेकिन उनकी विरासत आज भी हमें बताती है कि भारत की सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं बल्कि उस इंटेलिजेंस से होती है जो दुश्मन से 2 कदम आगे की सोच है। आज जब बांग्लादेश में फिर से अस्थिरता है और चिकन नेक पर सवाल उठ रहे हैं तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारी खुफिया एजेंसियां जो रामेश्वर नाथ काव जैसे महानायकों द्वारा बनाए गए सिस्टम पर काम करती हैं, पहले से कहीं ज्यादा सक्षम और आधुनिक हैं। दुश्मन हमारे चिकन नेक पर नजर रख सकता है, लेकिन उसे वास्तविकता में तोड़ना नामुमकिन है। हमारी सीमाओं की सुरक्षा, हमारी सतर्कता और हमारी रणनीतियां लगातार मजबूत हो रही हैं। फिर भी बदलते समय और पड़ोसी देशों की चुनौतियों को देखते हुए यह सवाल बनता है कि क्या भारत को अपनी नेबरहुड पॉलिसी में और सख्ती लानी चाहिए? क्या हमारी रणनीतियां पर्याप्त हैं या उन्हें और मजबूत करने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें। मैं परवेश बामल आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए मुद्दों और चर्चाओं के साथ। आप देखते रहिए दैनिक ट्रिब्यून।